नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त को पढ़ाने वाला हूं, जो कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में ग्रुप डी, NTPC, RRB, JEE काफ़ी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यदि रक्त की बात की जाए तो रक्त शरीर में मौजूद एक तरल पदार्थ होता है। इसके कार्यों की बात की जाए, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्वों को ले जाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये सभी इसके रक्त के कार्य होते हैं। मानव शरीर के रक्त में कई तरह की कणिकाएं होती हैं, जिनसे रक्त समूह बनता है। रक्त में कई तरह की कणिकाओं के मौजूद होने से रक्त समूह बनता है। मानव शरीर में 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं, जैसे रक्त समूह ए है, रक्त समूह B, AB और O। ये 4 तरह के रक्त समूह पाए जाते हैं मानव शरीर में। यह रक्त समूह रक्त में एंटीजन प्रतिरक्षी कणिकाओं के कारण बनता है। रक्त पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एक स्वस्थ मनुष्य वयस्क मानव में बात की जाए रक्त की, तो वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 280 मिलीग्राम तक होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 200 mg तक होती है। यदि मानव रक्त के pH मान की बात की जाए तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर रक्त बनता है। यदि रक्त की बात की जाए तो रक्त में प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं प्लाज्मा रक्त में 45% तक रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त की बात की जाए तो रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जिसमें प्लाज्मा की मात्रा 55% और रक्त कोशिकाओं की मात्रा 45% होती है। यदि प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसमें 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। 10% अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। अन्य पदार्थों की बात की जाए जिसमें प्रोटीन है, यूरिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, फास्फोरस आदि पदार्थ मौजूद होते हैं। यदि रक्त कोशिकाओं में उपस्थिति की बात की जाए तो इसमें RBC 90%, इससे कम प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स इससे कम WBC होती हैं, सबसे कम WBC होती हैं। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है। जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अर्थात रक्तस्राव को रोकता है। प्लाज्मा ताप को नियंत्रित करता है। प्लाज्मा ताप को नियंत्रित करता है और घाव भरने का काम करता है। कहीं कट जाता है तो घाव भरने में प्लाज्मा ही सहायता करता है। और RBC, WBC और प्लेटलेट्स को देखेंगे जो कि रक्त कोशिकाओं में पाई जाती हैं। नंबर 1 RBC। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। यदि इसके अन्य नाम की बात की जाए, अन्य नाम एंथ्रोसाइटस है। इसका अन्य नाम एंथ्रोसाइटस है। इसमें रक्त की बात की जाए, रक्त में यह 90% RBC होती है। यदि इसके जीवन काल की बात की जाए, इसका जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है। यदि इसके जन्म की बात की जाए, ये कहाँ बनती है? इसका जन्म अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में जन्म होता है। और मृत्यु की बात की जाए, इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी कारण प्लीहा को इसका RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को RBC का ब्लड बैंक भी कहते हैं। भी कहा जाता है। यदि बात की जाए तो RBC के कार्य की, ये क्या कार्य करती है? यदि बात की जाए RBC के कार्य की, तो यह मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का
आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। सोते समय मानव में आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। और 4200 मीटर ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। यदि बात की जाए हीमोग्लोबिन के कार्य की, हीमोग्लोबिन क्या करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यदि बात करें मानव शरीर में आरबीसी की संख्या की, आरबीसी की संख्या 5.5 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में एक घन सेंटीमीटर में 5.5 लाख आरबीसी मौजूद होती हैं। हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हीमोग्लोबिन को हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन 12 से 15% तक मौजूद होता है। बारह से 15% तक मौजूद होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक मौजूद नहीं होता। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ऊंट में केंद्रक पाया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगली वीडियो में मैं WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।